अपने सबिहा ज़ुबैर का आदाब। पेश है हमारा प्रोग्राम एस्पायर टू इंस्पायर, यानी हौसला अफजाई की कोशिश करना। और इस प्रोग्राम में हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसी इंस्पायरिंग शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी हुनर और सलाहियत से दास्तान गोई के मैदान में एक नुमाया मकाम हासिल किया है, अपनी एक पहचान बनाई है, जिनकी आवाज़ में जादू है, लबो लहजे में मिठास है और ज़ुबान में लताफत और शाइस्तगी है, जिनकी लबों से लिखते हुए कहानियाँ सुनने वालों को ख़यालात और ख्वाबों की दुनिया में गुम कर देते हैं, और जो दास्तान गोई में हर लफ्ज़ को इस तरह से ज़िंदा कर देते हैं बल्कि एक नई दुनिया और नया देश बसा देते हैं। तो आइए मिलिए हमारे आज के बहुत ही अजीज़ मेहमान मारूफ दास्तान गो जनाब कफ़ील जाफ़री साहब। तो जनाब कफ़ील जाफ़री का इस्तकबाल हम इस शेर से करते हैं, आज बज़्म में आया है बाहुनर फ़नकार, आज बज़्म में आया है वो बाहुनर फ़नकार जिसके लबों पर है दास्तानों के असरार। जनाब कफ़ील जाफ़री साहब, साला डिजिटल के तमाम ओहदेदारा अरकान नाज़रीन की जानिब से हम आपका यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आप अपनी मसरूफियात के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा कफ़ील, मुझे ये बताइए आपका बचपन, आपकी इब्तिदाई तालीम, आपकी फैमिली, और फिर ये भी बताइए कि बेंगलोर आना कैसे हुआ। तो बचपन मतलब पैदाइश, पढ़ाई और पलना बढ़ना सब कुछ लखनऊ में हुआ। माशाल्लाह। लखनऊ और प्लस ननिहाल, हमारा बनारस के पास एक छोटा सा गांव है, कस्बा है भदोही, उसके छोटे से गांव जी पियरोपुर, वहाँ ननिहाल है जी तो समर वेकेशन वहाँ वहीं गुजरते थे। जी जी हाँ। और वहाँ जबान बोली जाती है आपकी जो अवधी और जी जी खड़ी बोली पूर्वांचली का मिक्स। हो तो हाँ। वो जबान से वहाँ आशना हुए जी और उर्दू से तो हमेशा हाँ हाँ आशनाई थी। जी। जैसे मतलब बचपन से है, बचपन से जाहिर ही बात है, लखनऊ की जुबान तो गुलाबी जुबान है, गुलाबी जी। उर्दू है। और हमारे घर में माहौल भी वैसा है जी हाँ। कि मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ और मैडम नूर जहाँ की गज़लें, ये सब हमें बचपन में ही मिली, मीरास में मिली हैं। जी हाँ। क्यों अपने अम्मी अब्बा आपके उर्दू से बहुत ज्यादा करीब थे? अम्मी और मामू ज्यादा बनिस्बत अब्बू के। जी जी अम्मी अक्सर जो है गज़लें गुनगुनाया करती थी जब हम गोद में होते थे। जी जी। तो उर्दू हमें माँ के आंचल में मिली, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। जी हाँ। तो बचपन पूरा लखनऊ में और पियरोपुर मतलब बनारस के पास भदोही के बीच में गुजरा है। और पढ़ाई भी वहीं क्राइस्ट चर्च कॉलेज में स्कूल में हुई है, लखनऊ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन। एंड तब उसके बाद मैं ग्रेजुएशन मैंने किया है केमिस्ट्री और बॉटनी में। अच्छा जी, माशाल्लाह, आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। जी 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 हाँ। और केमिस्ट्री में पढ़ाता भी था जी बच्चों को। मैं ग्रेड्स में था तब 9, 10, 11, 12 के बच्चों को कोचिंग पढ़ाता था केमिस्ट्री। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लेकिन उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा समझ में आया कि मतलब जी ये प्रोफेसरशिप या टीचिंग मेरे बस का नहीं है। नहीं है। जी जी हाँ। तो मैं फिर एक जैसे होता है कि MBA इज अ ग्रेट वे टू हाँ, उस जमाने में तो बहुत ज्यादा था। जी हाँ। ये 2008-10 की बात बता। तो 2008 में मैं बैंगलोर आया MBA करने। बेंगलोर मतलब कैसे आया, किसने बताया था कि बेंगलोर जाइए, या कोई थे आपके रिश्तेदार थे यहाँ पर कोई? नहीं, मैंने सारे फॉर्म्स डाले थे MBA के, कैट वगैरह, और कैट तो बहुत ज्यादा जोर शोर से पढ़ाई की थी 16-17 घंटे पर हर 24 घंटे में। और फिर कैट में जो है मतलब पटाखा फूस हो गया हमारा। मतलब वो तो जो है कुछ 50-55% आई। लेकिन तब तक ज़ेवियर एडमिशन टेस्ट जो है वो तब तक था, उसका ओपन था। एंड जाइम यहाँ पे जो कॉलेज है उसकी भी डेट थी। तो हमने जब बिना पढ़ाई किए एक सैट दिया एंड उसमें 92 समथिंग आ गए। और यहाँ का जो कॉलेज था उन्होंने बुला लिया एंड GD PI दोनों अच्छे हुए। जी जी। मतलब ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू तो अच्छा हुआ, तो यहाँ पे आ गए। किस्मत में था यहाँ पे आना, हरे भरे शहर में। वालिदैन ने भी इजाजत दे दी। जी हाँ। हाँ हाँ हाँ। जी हाँ। इत्तेफाक की बात ये कि मैं लड़का पैदा हुआ तो ज्यादा इजाजत में उसमें मसले नहीं है। लड़कियों की इजाजत में ज्यादा मसले आते हैं। अच्छा तो है ना, ये तो जो जैसा माशरा है हमारा वो है। तो अहलिया हमारी हैं वो काफी लड़के निकली घर से कि नहीं हमें पढ़ना है। तो बहरहाल ये छोटी सी कहानी है। और उसके बाद ये कि 2008-10 MBA किया, फिर नौकरी वगैरह के सिलसिले में यहीं पे रहा। जी।
और तभी थिएटर का एक थिएटर का जो सर्कल था माहौल यहाँ था, पे, जी, जी, हाँ। अभिषेक मजूमदार खासकर। मैं वहीं पर आ रही थी, जी। कफील ये बताइए कि दास्तान गोई का सफर कैसे शुरू हुआ आपका? क्योंकि दास्तान गोई एक बहुत ही अलग सिन्फ है जी। और उर्दू से इसका ताल्लुक है, जी। तो ये सफर आपका कैसे हुआ? क्या आप किसी तरह से थिएटर से वाबस्ता रहे? किस तरह से आपने सीखा, या आपको बचपन से शौक था कहानियां बोलने का? क्योंकि दास्तान गोई में ज्यादातर जो है कहानी बोली जाती है, जी। बयानिया होता है, जी। तो किस तरह से आपका ये सफर शुरू हुआ? देखिए, इसका तवीली जवाब तो ये है कि, या फिर नपा-तुला जवाब कह लूँ जिसमें सारी चीज़ हो जाए, वो ये है कि दास्तान गो होने के लिए आपको 2 चीज़ की बहुत गहरी समझ होनी चाहिए। जी, जी, हाँ। कि दास्तान गो अदीब भी होता है और अदाकार भी होता है। ओहो हो, जी, तो जी। अदब और अदाकारी, जी, जी। इन दोनों में आपको महारत ना सही, एक वर्किंग प्रिंसिपल्स होनी चाहिए, जी, समझ जी, में आना चाहिए कि हाँ, अदाकारी के ये बेसिक्स हैं, इस तरह से इमोशंस पोर्ट्रे किए जाते हैं, और अदब में अदब की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, जय हाँ। तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, जी, जी, हाँ। और तो इन दोनों को अगर आप लेके चले तो अदब तो हमें बचपन से मिला, मिला, जी, जी। लेकिन थिएटर जो है वो लखनऊ से बैंगलोर आके मिला। जी, बेंगलोर, यहाँ पे जी। जब एमबीए फिनिश कर लिया, और मज़े की बात तो ये है कि एमबीए फिनिश करने के बाद मैं जॉब कर रहा था, उसके साथ मॉडलिंग भी कर रहा था, रैंप मॉडलिंग वगैरह। ओहो, माशाल्लाह। तो जी हाँ, लेकिन मेरे यू लुक दोस्त लाइक अ मॉडल। जी, माशाल्लाह, जी। जी। सफ़ेद बालों वाला मॉडल बहरहाल। तो लेकिन उसके बाद मेरे एक जर्नलिस्ट दोस्त थे, जी। वो हमसे मिले, जो कि मतलब आर्ट एंड कल्चर पे काफ़ी गहरी नज़र रखते थे। तो उन्होंने जब उनसे मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे थिएटर का बहुत गहरा सीन है, आप थिएटर भी करिए। तो उन्होंने मुझे 1-2 लोगों से मिलाया, जिसमें खासकर अभिषेक मजूमदार जी, जी, हाँ। ज़्यादा अच्छे उस मुझे ज़माने लगे। के, जी हाँ। जी, तो और वो इत्तेफ़ाकन उस दिन उनका प्ले था एक, उसका नाम था ट्रेडमिल। जी, जी, हाँ। तो हाँ, मैंने अच्छा, वो अच्छा। नाटक देखा और मुझे लगा कि यही तो मुझे करना है। अच्छा, अच्छा, और हाँ। क्योंकि लोगों ने बता रखा था कि अगर तुम्हें अदाकारी करनी है, एक्टिंग करनी है, तो हाँ। एक्टिंग का मतलब होता था, लोगों को पता होता था बॉलीवुड या बॉलीवुड, फ़िल्में। जी, जी, हाँ। और लोग कहते थे कि अगर एक्टिंग करनी है तो पहले मॉडलिंग करो, देखो अर्जुन रामपाल, फलाने, जॉन जी, अब्राहम, जी, ये हाँ। सब ने मॉडलिंग करी, फिर एक्टर बने। लेकिन जब थिएटर करना शुरू किया, तब अदाकारी या एक्टिंग का कह लें कि असली मतलब असली समझ आई हाँ, आपको, हाँ। उसकी रूह समझ में आई समझ में आई, जी हाँ। कि ये जो बॉलीवुड है या फिर फिल्में हैं, खासकर हिंदुस्तान में, ये एक बहुत ही सुपरफिशियल वर्जन ऑफ हाँ। एक्टिंग दिखाती जी हैं, हाँ, जी जो हाँ। कि बस फिल्मों के चलने के लिए काफ़ी है, काफ़ी है, जी, जी। क्योंकि अल्टीमेटली वो है धंधा, जी, है ना? जी, वो सही बिजनेस बात है, है, इट्स हाँ। मोर देन आर्ट। जी, जी। जिसमें आरओआई की ज़्यादा ज़रूरत है, हाँ, जी, ज़्यादा जी। दखल रहता है हाँ, कि जी, जी। वो सारी चीज़ें जो आरओआई इंश्योर करती हैं, जी, वो जी। उसमें डाली जाती हैं डाली फिल्मों में। जाती हैं, तो बिल्कुल। आर्ट एक बैक सीट ले लेती है। जी, जी। जबकि थिएटर में हम कह लें कि जो परफॉर्मेंसेस होते हैं, या परफॉर्मर्स हो, मतलब एक्टर्स हों, या राइटर्स हों, प्ले राइट्स, या फिर जी। डायरेक्टर्स हों, या कोई जी। सेट डिज़ाइनर हो, लाइट, सब लोग साथ आके बिल्कुल एक कह लें कि अना को बीच से हटाकर एक अपने-अपने टीम की अंदर से तरह, एक टीम की एक तरह, फैमिली की तरह काम हाँ, करते और हैं। उस मुद्दे के ऊपर, जिस मुद्दे पे बात करनी है, जिस मुद्दे पर नाटक बना है, किस तरह से उसकी गहराइयों तक जाते हैं, अलग-अलग ज़ावियों से, अलग-अलग पर्सपेक्टिव से उस सब्जेक्ट को देखते देखा हैं, जाता है। हाँ। तो वो ट्रेनिंग हमारी कह लीजिए कि 5-6 नाटक करके, अच्छा, पा 5-6 किए, हाँ, कौन-कौन से किए, याद है? 2012-13 में मैंने पहला किया एक मेरे ख़्याल से एक था लाइट्स आउट, मंजुला पद्मनाभन का। जी, जी, हाँ। लाइट्स आउट जो एक अच्छा नाटक है और अंग्रेजी में था, वो मैंने पहली बार किया, और वो बड़ा मज़ा आया। फिर उसके बाद मैंने किया ये गिरीश कर्नाड साहब का टीपू सुल्तान का एक जी, झलक जी। थी, जी, 15 जी। मिनट का एक जी, जी। रंगशंकरा थिएटर फेस्टिवल हो रहा था, तो उसमें वो प्रेज़ेंट किया मैंने, बहुत अच्छे, बहुत मोहब्बतें मिली उसमें सीनियर्स से भी। जी। और उसके बाद एक प्ले था सैटेलाइट सिटी, जी, वो जी। ट्रांसलेट किया, उसमें परफॉर्म किया, छोटा सा रोल, चैलेंजिंग रोल था इसलिए किया ये हुआ। टीपू सुल्तान के ख्वाब में भी काम किया था ज़फ़र मुहिउद्दीन का, जो नहीं, वो उन्होंने मैं नहीं कर नहीं पाया कर, था। जी, जी। तो उसके बाद सैटेलाइट सिटी, उसके बाद एक नाटक था ओरिजिनल, चिड़ियों का पिंजरा, जो अच्छा। पंजाब के 84 के बाद जो हालात रहे वहाँ हालात के, रहे, हाँ। उसके ऊपर बना। हाँ, हाँ। और
फिर उसके बाद सादत हसन मंटो के गुजरा में, अच्छा। 2 कहानियां लेके उस पे मैंने मोनोलॉग्स बनाए। अच्छा अच्छा। और ऐसी कहानियां, ऐसे अफसाने जो बहुत कम लोग जानते हैं, जी, जी, ज्यादातर हाँ। उनको पार्टीशन मालूम के बारे में लिखा। कौन सा था वो? तो ये जो 2 कहानियां थी वो पार्टीशन के बारे में नहीं थी और उनकी थोड़ी अलग जी, उनके जहन की 10 तस्वीर पेश मिनटों करती की थी। जी है, बहुत अच्छी हाँ, अच्छी हैं जी। एक नाम है, एक कहानी थी उसका नाम है चोर, चोर, और अच्छा। दूसरी है खाली बोतलें खाली डिब्बे। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो ये दोनों मिला के मैंने हम्म, एक बनाया था, हम्म। और वहां से सॉर्ट ऑफ कह लीजिए कि दास्तान गोई की शुरुआत हुई थी। शुरुआत थी, खाली हाँ। बोतलें खाली डिब्बे एक बयानिया तरीके से लिखी हुई है लिखी हुई कहानी, थी, जी जी जी। और एक उसमें अजायबपन भी है कह लीजिए, जी क्योंकि जी, दास्तान, किसी भी चीज के दास्तान होने के लिए उसमें हाँ। 3-4 चीजें चीज होना चाहिए, अजीब व गरीब, हाँ, हाँ, एक अनासिर तो होना चाहिए जी, हाँ। उसमें 4 ज्यादातर अनासिर हैं जी दास्तान गोई के। जी। पहले दास्तान के वो है कि बज़्म, कि जहाँ महफिल जमी हुई हो, लोग सुनने पे सुनिए, आमादा हो, और जी। उसमें कहानी सुनाने वाला हो, दास्तान सुनाने वाला हो। रज़्म है जहाँ पे कि टकराव हो चीजों का। कहाँ जी, हाँ, शदीद टकराव भी, हाँ, जंग तो एक तरह का तरह टकराव, का है जी, हाँ फिर हाँ। उसके बाद टकराव ह्यूमन मतलब इंसानी जज्बात का भी होता है, टकराव भी होता है यानी जी। अलग अलग दोनों मतलब इंसानों का भी टकराव हाँ, होता है। सोचों का टकराव, ख्यालात का जी, टकराव ख्यालात जी, का हाँ। टकराव, बहुत सी आइडियोलॉजीज का चीजें टकराव, यहाँ होती हैं तो वो रज़्म होना चाहिए। जी, हाँ। तीसरा बज़्म रज़्म जी, हाँ। और तीसरा अनासिर है तिलिस्म, हाँ, और चौथा अनासिर है अय्यारी। अय्यारी। तो अय्यारी वो चीज है कि आप तिलिस्म से, जो तिलिस्म की काट है जी जी, कि हाँ। तिलिस्म से बचने के लिए जो बस किया जाए, तो चालाकी से किया जाए हाँ, उसको जी, अय्यारी का मतलब चालाकी होता चालाकी। है जी जी, हाँ। तो इसीलिए मेरे थिएटर इसीलिए ग्रुप आप का नाम भी आपने अय्यारी अय्यारी एंसेम्बल सिंबल है, रखा है जी जी। क्योंकि मेरे हिसाब से जो अय्यार हैं, जी जो हाँ, आमिर हमजा दास्तान में हैं, जी जी, वो हाँ। बहुत मंझे हुए एक्टर्स हैं, हाँ हाँ, कि वो इतना मतलब मेकअप से और अपने कॉस्ट्यूम से और अपनी अच्छा, हाँ अदाकारी जी से जी, हाँ ऐसे वो पेश करते हैं जैसे जी। सामने वाला मान लेता है कि मन, हाँ ये वो ये कैरेक्टर है। चीजें ठीक है, कभी हाँ। अमर अय्यार जो है हाँ वो जी, हाँ। कभी एक बूढ़ा जादूगर भी बन जाता है, अच्छा तो अच्छा। कोई एक मतलब जिन भूत, हाँ, जिन और नौजवान भूत की हसीना भी कहानी बन जाता बन जाता है जी ना। हाँ जी, हाँ तो या, इसलिए ये जी जी, रहा है हाँ। मामला। तो और दास्तान गोई, आप ये कहने की जैसे मैंने बात शुरू की कि इन दोनों चीजों का मेल हो गया है मेल हो पॉइंट गया, के बाद। रज़्म बज़्म और जी हाँ, जी, अय्यारी और हाँ, और तो और एक है, अदाकारी एक तरफ हाँ जी हमारे कह लीजिए कि अदाकारी सीख ली मैंने जी जी, थिएटर की तरफ से, और खासकर उसकी रूह को समझ लिया। जी जी, हाँ। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने बिल्कुल समझ लिया, फिगर आउट कर लिया, आई हैव अराइव्ड, नहीं नहीं, उतना तो हमेशा कभी, सीखते वो रहना एक चाहिए, हाँ। मुसलसल हाँ चीज जी, है। लर्निंग है जी, हाँ। लेकिन ये कि जो चीज समझ में आए वो बहुत प्यारी लगी, और जी जी, हाँ। उसने अपनी माशाल्लाह। तरफ जो है खींचा भी। जी हाँ, और अदब की समझ पहले से थी, मरसिया खानी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जी जी। तो तो यानी आपका कहने का मतलब है कफील कि इस फन को सीखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई इदारा नहीं है, जो है बस आप कहीं पर भी जाएं और इन्हें, अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं या स्टेज कर रहे हैं, वहां पर आप अदाकारी कर रहे हैं तो आप सीख सकते हैं इसको। नहीं कोई मतलब इंस्टीट्यूशन तो नहीं है खास तौर पे? इंस्टीट्यूशन है मतलब इस तरह से है कि दिल्ली में है, जी हाँ, बॉम्बे में दानिश हुसैन पूना में साहब है, हैं। पूना में भी है। नहीं, वो इंस्टीट्यूशन तो ऐसा नहीं है जो नहीं, अच्छा, दास्तान कोई बाकायदा सिखा रहा हो। सिखा, हाँ। दानिश हुसैन साहब बॉम्बे में हैं, उनकी होशरुबा रेपर्टरी है, वो अच्छा, सिखा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ 3 लोगों को सिखाने की और उनके साथ काम उनको करने और के, जगह भेजने की, हाँ हाँ, जी जिसमें जी, हाँ। 2 खातून हैं और अच्छा अच्छा, एक लड़का है। तो ये 3 लोग सीख रहे हैं, और क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि समाज की जरूरत के हिसाब से, जो आज की जरूरत है उसके हिसाब से वो कदम बढ़ाया चला जाए। नहीं, आपने जो काम किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि दास्तान गोई की रिवायत हमारे पास बहुत ही पुरानी है और जो मालूम होती जा रही थी, जी। लेकिन अब आप जैसे लोग, आप जैसे नौजवान उसको जिंदा कर रहे हैं, तो काबिल तारीफ बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप कफील मुझे ये बताएं कि इस फन में महारत हासिल करने के लिए एक दास्तान गो में किन खूबियों का होना जरूरी है? जी, जैसा कि मैंने कहा कि एक तो अदाकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी अदाकारी की समझ, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये बयानिया है, जी, इसलिए इसको मैं ये कहूँगा कि तलफ़्फ़ुज़ बहुत और ज्यादा अहमियत बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, और बात को कहने का ढंग और मतलब बात को क्लियरली बिल्कुल सफाई के साथ बोल पेश देना। करने का, जी हाँ। तो पहले तो ये हो गया कि आपको अदब की समझ, आपको अल्फाज की समझ, आपको ज़बान की समझ बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। और ज़बान सिर्फ ये मतलब नहीं कि सिर्फ उर्दू ही, हाँ हाँ, बल्कि
थोड़ा बहुत फारसी भी समझना चाहिए, थोड़ा बहुत भोजपुरी, बंगाली, अलग अलग जितना ज्यादा आप एक्सपोज्ड हैं अलग जी अलग हाँ। कल्चर से, जी आपकी परफॉर्मेंस ना सिर्फ दास्तान गोई में बल्कि किसी भी उसमें। थिएटर में या फिर फिल्म में भी आपकी पर्सनालिटी पे एक लेयर ऐड करती है, जितनी जी ज्यादा आपको मालूमात मालूम होती है होती है जितना ज्यादा। सोसाइटी की, जी लिटरेचर की, जी जी हाँ। पॉलिटिक्स की, वगैरह वगैरह। हाँ, तो ये बताइए तो कपिल, क्या आप ऑडियंस से जो है अपने आप को ये करने के लिए आप क्या करते हैं? मतलब ऑडियंस को भी, जैसा आपने अभी कहा कि ज़बानों की समझ होनी चाहिए, तो बहुत से ऑडियंस ऐसे होते हैं जिनको बहुत सी ज़बानें नहीं आती हैं, तो कैसा आप उनको ये करते हैं, मुतासिर करने की कोशिश करते हैं फिर? अगेन मैं फिर यही कहूंगा कि हुँ, चीजें जो हैं हमें लगता है कि अलग अलग हैं, हमारे जहन में हुँ, चीजों को ऐसे कैटेगराइज कर दिया गया है अलग अलग डब्बों में, डब्बे डब्बों में जी, जबकि जबकि हकीकत ये है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है। जी, तो जी, जब हम बिल्कुल ठीक। अदाकारी सीख रहे होते हैं, जी, जी, हाँ। जिसमें कि हुँ, इंसानी जज्बा हुँ, हुँ, यानी जज्बात किस तरह से बाहर निकलता है, हुँ, वो भले ही वो जज्बा मतलब अफसुर्दगी का हो, खुशी का खुशी हो, का हो, हाँ, गुस्से गुस्से का, का हाँ। हो, जी हाँ, ऑल नाइन इमोशंस। हाँ, हाँ। तो जब हम ये समझते हैं कि इसको कैसे निकालना है, इसका इजहार कैसे करना है, तो पहले उसके अंदर की चीज समझते हैं, समझते हैं और जी। जब अपने अंदर वो चीज समझते हैं तब वो दूसरे इंसानों में भी दिखने लगती है दिखने लगती है, हाँ। कि अगर कोई तो गुस्सा आप हो रहा है। सामयीन को मुतासिर कर सकते हैं, वो आपके हाँ इमोशनल उससे बिहेवियर जी, से। लेकिन ये सामईन और परफॉर्मर का तो बहुत छोटा सा और जिंदगी का बहुत छोटा सा वक्त होता है ना, वक़्त होता है, कि वो जी हाँ, 1 डेढ़ घंटा हम परफॉर्म करके निकल निकल जाते गए, हैं। बाकी टाइम क्या हो रहा है हुँ, हुँ, वो बहुत अहम। अहम है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मतलब अगर एनालॉजी दूं तो जो परफॉर्मेंस है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जी, जी, बाकी आइसबर्ग तो पानी के नीचे नीचे है बिल्कुल ना। सही, बिल्कुल और सही वो कहा। तब तैयारी हो रही ये होती है बहुत जब अच्छी हम बात कही जी, आपने, जी हाँ। कि वो आम जिंदगी में को हम कैसे देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को कैसे देखते हैं और उनके जज्बात को कैसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मिसाल के तौर पर अगर हमारे घर में कोई आसपास कोई परेशान है या फिर वो नॉर्मल नहीं लग रहा है, तो उनके तासुरात से समझ जाता है इंसान, इंसान जी, है ना, फेशियल कि हाँ, एक्सप्रेशन से समझ जाते कभी हैं। आंखों से ही समझ जाता है, जी, बात करने के ढंग से समझ जाता है कुछ ठीक नहीं है, कुछ मालूमात करिए क्या हुआ क्या हुआ है ना। सही तो है, इसी तरह से जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, हुँ, तो क्या चीज अंदर जा रही है हुँ, सामयीन के, और हाँ, क्या चीज ऊपर से निकल रही है, हाँ, ये देखना बहुत जरूरी बहुत होता है। ज़रूरी होता है। और मैं आपको बताऊं, मैं परफॉर्म कर रहा था जी, जी, हाँ। जब पहली या दूसरी या तीसरी बार होशरुबा परफॉर्म कर रहा था, तो उसमें अमर अय्यार औरत बनता है हाँ जी, मैं वही पूछना कृष्ण चाह को। रही थी कि जी आप मुझे दास्तान अमीर हमजा के कुछ पार्ट्स आप ज़रा बता दीजिए हमारे नाज़रीन को भी, जी। तो बहुत तो अच्छा होगा। जी, जी, तो इसमें मतलब एक अगर कॉन्टेक्स्ट मैं 2 तरीके से इस्तेमाल करूँगा इस एपिसोड का। एक तो ये बताने के लिए कि ऑडियंस को कैसे, हुँ, ऑडियंस से एनर्जी कैसे ली जाती है, कैसे फीडबैक लिया जाता है विदाउट देम सेइंग एनीथिंग। हुँ, हुँ, और दूसरी बात ये है कि झलक भी दिखला दूँगा। जी, जी, तो हाँ, कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक तरफ शहंशाह जी, साहिरान है, जी, साहिरों का शहंशाह है अफरासियाब जिसका नाम है, और उसकी अमलदारी में 60,000 मुल्क, जादूगरों का शहंशाह। जादूगरों का शहंशाह है, जी, साहिरों का शहंशाह। हुँ, उसके उसके अमलदारी में 60,000 मुल्क जादूगर और जादूगरनियों के आबाद हैं, हुँ, और उन मुल्कों के सब बादशाह अफरासियाब के मोतियों में इनकाद गुलाम आते हैं। हैं। जी, जी, हाँ, तो और उसके तिलिस्म इतना बड़ा है, उसमें जो है सैकड़ों किले हैं, उसमें हजारों कुएं हैं, और हर कुएं में इतने मच्छर पलते हैं जो अफरासियाब के एक इशारे पर उसके सिपाही बन जाते हैं, जी, उसकी जी, तरफ से आ जाते बैटल हैं। करते हैं, जी, जी, हाँ, लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं। तो एक तरफ ये, दूसरी तरफ अमीर हमजा और उनका दोस्त हाँ, अमर अय्यार, और अमर अय्यार के अलग अलग अय्यार साथी, जी, जी, हाँ, और उनके बड़े मजेदार और ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, अमीर हमजा और अमर अय्यार। अमर यार, जी, हाँ, अमीर हमजा थोड़े जो गुड बॉय जो जी, होता है ना, हाँ, आदर्श जी, बालक, हाँ, जी, जी, वैसे हैं एकदम हाँ, जी, अच्छी बात बोलने वाला, अच्छी गुड बात है। स्टूडेंट एंड बहुत ही एवरीथिंग। नेक और हाँ, हाँ, और जी, अमर अय्यार बिल्कुल शरारती, अच्छा, हर हर चीज को उल्टा देखने वाला और उल्टा कर लेने वाला। जी, जी, हाँ, तो इस तरह से पले बड़े हैं साथ में। अब जब ये मुकाबला होना शुरू हुआ है, अफरासियाब अलग अलग जगह तिलिस्म बना रहा है, और अमर अय्यार और उसके साथियों को चाहता है कि वो फंसा ले इन तिलिस्मों में, और अमर और बाकी अय्यारान अलग अलग अय्यारी करके इन तिलिस्मों से छूट जाते हैं। छूट जाते हैं। तो ऐसे ही एक किस्सा इसमें ये निकलता है कि एक जगह पर जब अमर अय्यार पहुंचा, तो वहां पर देखा कि दूर तक पूरा
पूरा जंगल चांदी का है। अब पूरा चांदी का जंगल, और इसने देखा कि ये क्या माजरा है, ये तो लग रहा है कोई बहुत जबरदस्त शायरी है, कोई जबरदस्त जादूगरी है। तो लेकिन शरारती भी है, लालची भी है, तो उसने सोचा किस तरह से जो है ये पूरा मतलब चांदी जो है अपने पास रख लें, किस तरह से लूट लें इसको। तो उसने ये सोचकर अपनी जंबील से हंसिया निकाली। अब जंबील वो जादुई पोटली है कि जिसका मुंह जिस चीज की तरफ खोल दिया जाए वो पूरी की पूरी इसमें समा जाती है। ना जाने कितनी इमारतें इसमें लिए घूम रहे हैं, कितने अफरासियाब के साहिर इसमें बंद है। तो वो हंसिया निकालता है जंबील से और घास काटनी शुरू करता है। अभी थोड़ी सी घास कटती है कि यकायक एक सदा आती है, शायद उस मक्कार, मैं तेरी ही तलाश में था, अब बचकर कहाँ जाएगा। अभी जो इसने हंसिया रोक कर देखना शुरू किया तो देखा एक लहीम शहीम साहिर है, जादूगर है, जिसका पूरा बदन चांदी का है, सर पर बाल मुकेश के हैं, पुकारता चला आता है, असबाब शहर कलिए हुए। ये रुक गया, और लेकिन देखते ही उसने चाहा साहिर को देखते ही कि भाग जाए, लेकिन उस साहिर ने ऐसा सहर पड़कर फूंका कि इसके पांव जो है जमीन में चिमट गए, बिल्कुल वहां से हिल ना पाया। अब वो पास आया और कहने लगा, तेरा ही नाम अमर है, अफरासियाब को फिक्र तेरी बेशतर है, अब तेरा सर कलम कर कर बादशाह के पास ले जाऊंगा, इनाम पाऊंगा। अब अमर जब ये बात सुनता है तो कहता है, ए बाबू साहब, कौन अमर, हम तो घसियारा हूँ, बहुत मुसीबत का मारा हूँ, हमार घर पर हमार मेहरारू बच्चा छोट छोट हमार राह देखत हो, हमका जाए दो बाबूजी। निगाह है मुझसे मक्कारी करता है, अफरासियाब पहले ही तेरी सारी खबर मुझे दे चुका है। अब इधर ये बातें होती थी, उधर बाकी एक अय्यार हैं, उनमें से एक का नाम है माहितर किरा। उन्होंने बुलंदी पर से देखा ये माजरा है, फौरन एक अय्यारी सोच कर रवाना हुआ, और यहाँ ये अनकरीब अमर को कत्ल किया चाहता था, और इस साहिर का नाम है मुकर्रर इस जादू। ये अनकरीब अमर अय्यार को कत्ल किया चाहता था कि एक सिमत से सदा आई, मैं हुजूर ठहरिए जरा। ये ठहर गया, देखा तो क्या देखता है, एक बुजुर्ग सा साहिर है जिसकी पूरी पीठ झुकी हुई है, एक अजीब सा डंडा लिए हुए है, और सारे सर पर काले नाग निपटे हुए हैं, काले मुंदरे कान में पहने हुए हैं, असबाब सहर के लिए धीरे धीरे टेकता हुआ लाठी आता जाता है। वो पास आया, कहने लगा, देखिए हुजूर, जब तक इस कमबख्त से मेरा माल कबूल ना करवा लीजिएगा तब तक इसे कत्ल ना फरमाइएगा। अच्छा। ये कमबख्त चोर मेरे घर में घुसा और कपड़ा लत्ता पैसा जेवर सब कुछ चुरा कर ले गया। ये देखिए, बस ये एक मोती बचा है, इसकी जोड़ी कभी ये चुरा कर ले गया। ये कहकर एक मोती निकाला, मुर्गी के अंडे के बराबर का। अच्छा। हाँ। और मुकर्रर इसको दिखाया। जैसे ही मुकर्रर ने देखा, वो तब उसके मुंह से लार बहने लगी, एकदम फरेफ्ता हो गया। फिर कहने लगा, ये कहाँ से लाए, तुम्हें कैसा मिला, ये तो बहुत नायाब चीज है। उसने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, जरा इसको अपने मुंह की भाप देकर देखो, इसकी चमक और आबोताब दोबाला हो जाएगी। जैसे ही मुकर्रर ने लाया, उसे अपने मुंह के पास और अपने दहन की भाप उसे दी, एक जैसे फुलझड़ी फूटती उस तरह से वो फूटा, उसमें से धुआं निकला। मुकर्रर ने इसकी नाक और कान के रास्ते, मुंह और नाक के रास्ते जाकर उसके दिमाग में गया, और वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसमें देखिए, इसी में आगे जाके एक वो बनता है कि अमर अय्यार औरत बनता है, कि आगे चल के दूसरे साहिर को, अमर अय्यार को छोड़ दिया जाता है, वो उसको कब्जे नहीं करते। एक बार जब जादूगर मर गया, तो उसका सारा जादू भी खत्म हो गया। तो अब जैसे ही वो जादूगर मरा, फौरन का फौरन जितना चांदी का जंगल था सब खत्म हो गया, एक बयाबान हौलखेज नजर आया सामने। अब उसके बाद अफरासियाब को बात पता चली, उसने मेहताब जादू को एक नामा भेजा कि तुम्हारे जंगल में अब ये 4 लोग आएंगे, इनको पकड़ लेना। तो वो बीच जंगल में एक सफेद संगे मरमर का महल बनाता है, और फिर वहां जो है जाके अमर अय्यार फिर अय्यारी करता है। और जो वहां पे, ये आपको मैं बताने के लिए पूरा मसला वो किया कि वहां पे जाने के लिए अमर अय्यार बनता है एक औरत। अच्छा। हाँ। और जब वो पूरा तैयार हो जाता है तो उसका बयान यूं है कि अमर ने अपने रंग रूप और शक्ल और सूरत को एक ऐसी हसीना जमीला की बनाया जिसके जमाल जहां आरा को देखकर फर्त हिजाब और निदामत से बद्रे कामिल भी घटकर हिलाल हो जाए। जी माशा जी। अब जब मैंने ये दूसरी तीसरी बार परफॉर्म किया, अब रट के, तो थिएटर की आदत है जी हाँ। कि टेक्स्ट मिला, उसे रट लिया और परफॉर्म कर दिया। लेकिन दूसरी तीसरी बार जो समझ में आना शुरू हुआ कि ये तो बिल्कुल ही क्वेश्चन मार्क है, तो उसको मैंने 4th परफॉर्मेंस में पकड़ लिया। एंड क्योंकि अपने समझने के लिए मैंने उससे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर रखा था, इंग्लिश और हिंदी में। तब मैंने जब वो लाइन बोली तो देखें कि सबके चेहरे पे जो है एकदम बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने जब ये लाइन बोली, बिल्कुल ऐसे देख के बोला कि
आप सबके तो चेहरों में बहुत लंबे लंबे सवालिया निशान हैं। लेट मी हेल्प यू, लेट मी ट्रांसलेट। तो ये एक, और फिर मैं उसको बोलता हूँ कि जो है, अमर टुक द फॉर्म ऑफ सच अ ब्यूटीफुल वुमन हुज एक्सट्रीम ब्यूटी शेम्ड द फुल मून इनटू बिकमिंग अ थिन क्रेसेंट। ये इसका ट्रांसलेशन, और उसको फिर उर्दू में सुनाता हूँ और फिर वो मजे सुनते हैं। लेकिन ये जो ये हरकत है कि बद्रे कामिल भी घटकर हिलाल हो जाए, हिलाल हो जाए, तो बद्रे कामिल ये हुआ, हाँ, हिलाल ये हुआ, ये हुआ, हाँ, है ना। जी तो हाँ, वो एक विजुअलाइजेशन करा देना, हाँ, और जब ऑडियंस थोड़ी पीछे हट रही हो या जी, फिर जो है हाँ, हाँ, अनइंटरेस्टेड हो रही है क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है, तब उनको ग्रैब कर लेता है ऐसा, जी, जी, क्योंकि हाँ, आपने उनके दिल की बात बोल दी। अभी कहने को तो ये होता है कि परफॉर्मर जो परफॉर्म कर रहा है वो वन वे है, जी, लेकिन जी, वन वे नहीं, बिकॉज नहीं, जो दूसरी तरफ से कम्युनिकेशन आ रहा है वो नॉन वर्बल है। जी, जी, वो इंसान को पहचानना आना चाहिए, आना उसको चाहिए। पढ़ना आना तो चाहिए। तो ये आपने बहुत अच्छी तरीके से पहचान लिया वो है। पकड़ तो लिया। अच्छा कफील, ये बताइए कि दास्तान गोई को, बहुत ही अहम सवाल है कि दास्तान गोई की एक बहुत ही खूबसूरत फ़न है, बहुत ही अच्छी बेहतरीन रिवायत है हमारी उर्दू अदब की। तो आप क्या समझते हैं कि दास्तान गोई को जो है सिलेबस में रखना चाहिए, बच्चों को मालूम होना चाहिए इसके बारे में? जी बिल्कुल, ना सिर्फ दास्तान गोई को, मुझे लगता है थिएटर, अब तो मैं बैंगलोर में देखता हूँ कि बहुत सारे स्कूल्स में थिएटर एज अ सिलेबस है, जी हाँ, एंड वो बहुत जरूरी चीज है। और इसी तरह दास्तान गोई भी, क्योंकि दास्तान गोई एक चीज आपके लिए करती है, वो ये कि आपको किसी भी स्टोरी का स्ट्रक्चर समझा देती है बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी, जी, जी, अलग अलग, बिल्कुल। और किस स्टोरी में क्या स्ट्रक्चर डालना है, या फिर, और ट्रेनिंग ये हो जाती है इंसान की कि कहीं भी किसी पब्लिक इवेंट में, किसी प्राइवेट मीटिंग में, या फिर दुनिया में, कभी जिंदगी में कभी भी जहां पे आपको कुछ बोलना है, तो यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर, इन द सेंस कि इन द बैक ऑफ द योर माइंड यू Mind. कैन ऑलवेज स्ट्रक्चर योर थॉट्स, जी, जी, बिल्कुल। कि हाँ, हम अपनी बात को इस तरह से कह सकते हैं। कह सकते हैं, हाँ। तो स्टोरी टेलिंग या दास्तान गोई ये काम कर सकती है, और मुझे कर लगता है कि सकती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सीखना भी अपनी सीखना जगह भी होता है। है, सीखना तो बहुत ज़रूरी है, हर जी। चीज़ में, हर फ़न में, हर आर्ट में। जी। जो फ़नून लतीफ़ा जिसे कहते हैं, उसका सीखना जो है बहुत ज़्यादा जी। ज़रूरी होता है। अच्छा कफ़ील, मुझे ये बताइए कि आप किन दास्तानगों से मुतासिर रहे हैं? आप जो है आपने जो शुरू किया है, तो आप यकीनन किसी न किसी दास्तानगो से मुतासिर रहे होंगे और उनके फ़न को आपने देखा होगा। तो कौन से हैं? जी, मतलब मैं दास्तान गोई को थिएटर का ही एक फॉर्म समझता हूँ, अच्छा, अच्छा। और इस तरह इस ज़ैल में अगर आप बात लें तो बहुत सारे परफॉर्मर्स हैं। नसीरुद्दीन शाह साहब, ओहो, ओहो! एक तरफ तो उनके जो मतलब फिल्में आई हैं, जी, जी। लोग जानते हैं मेन स्ट्रीम में, लेकिन उनको देखने का असली लुत्फ थिएटर में। थिएटर में, जी हाँ, मैंने देखा है, जी, जी हाँ। मैंने उनका आइंस्टाइन देखा, इस्मत आपा के नाम इसमत देखा, आपा मैंने भी देखा, जी हाँ। ओल्ड वर्ल्ड अभी रिसेंटली जो उन्होंने स्टार्ट जी किया हाँ। वो देखा, इसमत आपा के नाम तो बहुत अच्छा था, बहुत ही माशा। बेहतरीन। तो वो भी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहे हैं जी, मेरे जी हाँ। उसमें। देन दानिश भाई हैं, दानिश हुसैन बॉम्बे में, बॉम्बे के, हाँ। अंकित मरहूम अच्छा, अच्छे ये दोस्त थे। दास्तान गोई के ताल्लुक से एक बात पूछना चाहूंगी, क्या आप कभी इम्प्रोव थिएटर में आपने काम किया? इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रोव का जो प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर, जो साद खान ने शुरू किए जी जी, हैं, जी हाँ। थिएटर का अहम कभी हिस्सा है इम्प्रोव, इम्प्रोव, हाँ। थिएटर ट्रेनिंग का, क्योंकि क्या होता है ना कि अक्सर हम लोग टेक्स्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट डिपेंड होते हैं हो जाते हैं। कि तो इम्प्रोव जो है फिल्बदी होता हाँ, है, फिल्बदी होता है, ऑन द स्पॉट होता है, हाँ। जी हाँ। और मैं अभी जो कुछ कोशिश कर रहा हूँ एक दो फिल्में बनाने की, जहाँ पे कि स्क्रिप्ट नहीं है, नहीं है, खाली प्लॉट पॉइंट्स हैं, हाँ, जी, जी हाँ। और जो एक्टर्स हैं उनके तो साथ। आपने कभी काम किया है इम्प्रोव के इसमें नहीं, प्रोग्राम? मैंने कभी नहीं किया, एज अ डिवाइस किया है। डिवाइस किया। तो डिवाइस के लिए आपको बहुत सारा इम्प्रोव लगता है, जी, जी कि हाँ। जब आप बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि समंदर की लहरों में आप जी अकेले हाँ, पड़े हुए हैं और आप अपनी कलाबाजियां दिखाइए, दिखा रहे हैं, है जी, ना। जी हाँ, जी। तो वो वैसा लगता है, और हाँ, शुरू शुरू में डर लगता है इंसान को, जी, जी हाँ। कि खासकर जब एकदम आप, खास तौर हाँ पर, हाँ जी हाँ, फिल्बदी जी, स्पॉन्टेनियसली आप कैसा उसको परफॉर्म कर जी, सकेंगे, जी हाँ। लेकिन फिर आगे भी और लेकिन भी। ये भी एक बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ जो है स्टेज जी है, जी, फॉर श्योर, थिएटर। फॉर जी श्योर, हाँ, जी। थिएटर, इम्प्रोव, देन देयर इज फोरम थिएटर, जो कि मैं अपने कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स में इस्तेमाल करता हूँ उनका, जी, जी हाँ। कि जहाँ फोरम थिएटर में आप 3 एक्टर्स बैठे हुए हैं, उनमें जी, बैठे मतलब जैसे भी सीन कर रहे हैं वो, जी, जी। और उसमें जो है किस तरह से बाई स्टैंडर चीज को आई नो, इम्पैक्ट जी, कर जी हाँ, सकता है। कर सकते हैं, हाँ। तो उसमें
ऑडियंस से जो बातचीत होती है बहुत जी ज्यादा जी इम्पैक्टफुल हो जाती है। जी जी जरूरी होती है। अच्छा कपिल ये बताइए कि दास्तान गोई को जो है क्या माशी तौर पर यानी फाइनेंशियली जो है आप क्या अपना सकते हैं, इसमें कोई इसका फाइनेंस मतलब ये है मतलब? देखिए ये अलग अलग इंसान पे डिपेंड करता है, जी हाँ। क्योंकि आजकल क्या है ना कि इंसान को किसी भी फील्ड आप में कुछ हो। ना करें, सिर्फ दास्तान गोई के फन में जो है जी शामिल जी रहें। जी जी मैं जी हाँ, उसी उस तो पे कह रहा इससे हूँ। क्या बेनिफिट होता है क्या फाइनेंशियली? मैं कह रहा हूँ कि मैं यही कह रहा हूँ कि ये इंसान पे डिपेंड करता है जो डिपेंड कर रहा करता है, है जी करता है। क्योंकि ये जो मार्केटिंग स्किल है ना जी जी हाँ। आजकल ये बहुत ज्यादा जरूरी है हर हर फील्ड में। जी जी हाँ। लेकिन आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो जी हाँ। और बहुत अच्छे मार्केटिंग पर्सन भी हो, जी जी हाँ। ये अक्सर दोनों बहुत मिलके मुश्किल अच्छा होता काम करते हैं। जी है। हाँ। लेकिन बहुत मुश्किल होता है कॉम्बिनेशन। बहुत मुश्किल है। जी हाँ। खासकर मैं अपने लिए बताऊं तो मैं इस चीज पे मतलब क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट ड्रिवन बाय सोशल मीडिया, जी जी हाँ। लेकिन मैं बहुत अपने आप को खींच के ले जाना पड़ता है कि चलो कुछ बनाओ वीडियो। वरना आई नो जो हाँ। जो मोटिवेशन रूबरू परफॉर्म करने का है उतना मोटिवेशन नहीं नहीं आता नहीं मुझे आता वीडियोस डालने में। वीडियोस डालने में वो जी एक थोड़ा सा आपको झूठ लगता है, झूठ। हाँ जी हाँ। लेकिन वहां पे भी सच्चाई के साथ काम किया जा काम सकता करना सकते हैं, सही बात है। है, बनाया अपने जा सकता दिमाग को बनाना पड़ता है। है। तो जी हाँ। ये बहुत ज्यादा चीज है मार्केटिंग की कि आप कितने ज्यादा लोगों से रीच आउट कर सकते हैं, जी जी हाँ। कहाँ कहाँ अपनी परफॉर्मेंसेस सेट करवा कर सकते सकते हैं। हैं। जी जी हाँ। और मतलब ये बात मैं ओपनली भी बोल सकता हूँ, कोई इसमें वो नहीं है, हिचक नहीं मुझे कि आप क्या क्या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, जी आपकी जी वैल्यूज क्या है जिनके क्या साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर कॉम्प्रोमाइज सकते जी सही हैं, है ना? बात है। जी हाँ। कि लोग खामखा आपका फायदा ना उठाएं। जी फायदा हाँ। न उठाएं, और प्लस अगर मैं मेरी ये वैल्यू है, मेरा ये जी उसूल है कि मैं कभी नफरत की बात नहीं करूंगा, मैं मोहब्बत की बात करूंगा। जी जी हाँ। और अगर कोई ऐसा इदारा है जो सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात करता है जी और हाँ। वो मुझे बुलाए हाँ परफॉर्म करने को कोई चीज, तो आप नहीं कोई भी चीज जाएंगे। हो, जी हाँ। तो मैं क्यों जाऊंगा? जी मैं नहीं सही कहूंगा बात कि है ये आप। कॉम्प्रोमाइज है मेरी जी हाँ। वैल्यूज। जी हाँ। वो दस आप हजार के अपने मुझे उसूलों के 5 करोड़, पाबंद है। जी जी हाँ। 10,000 के 5 करोड़ दे दे पे हाँ। करें, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाएंगे। क्योंकि जी जिंदगी नहीं नहीं। उसूल ज्यादा बड़ा। आर्टिस्ट का एक फनकार का वही उसूल होता जी है कि वो अपने फन की तरफ ज्यादा राग़िब रहे, उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो जी दे। अच्छा फिर मुझे ये बताइए लेकिन कि मेरा कहने का मतलब ये था, जी हाँ आई कतई नो कलाम के लिए माफी, कि बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। जी जी इसको माशी जरिया बना लेना बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ। लेकिन किस चीजों के आपको बहुत से जी कॉम्प्रोमाइजेस करने हाँ, पड़ेंगे। जी नॉट हाँ। जस्ट कॉम्प्रोमाइज, आप बिना कॉम्प्रोमाइज किए भी कर सकते कर हैं। सकते हैं। जी जी जी। लेकिन दास्तान गोई के फन का इस्तेमाल करके आप और किन किन चीजों में काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने चीज फिगर आउट करी कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कर सकता हूँ थिएटर और स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करके, करके कि मतलब अगर किसी सेल्स के लोग हैं तो उनको कैसे ट्रेन किया जाए। जी ये जी ड्रामा और स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करके उनको ट्रेन करते हैं 2 दिन के प्रोग्राम में, और उनको फायदा भी होता है, फायदा भी और होता इस है। तरह से अलग अलग मॉड्यूल्स बना रहे हैं। जी जी हाँ। जी माशाल्लाह बहुत सी चीजें। तो अच्छा कबीर मुझे बताइए कि आपकी जिंदगी के तजुर्बात ने आपके इस फन में कितना ज्यादा आपकी मदद की है, ताउन किया है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जी बहुत ज्यादा। जी जी और मैं अगर सच बताऊं तो जो हमारे यहाँ शिया मुस्लिम्स में जो आजादारी है, जी जी हाँ। वो खुद में एक वो ट्रेनिंग है, आप कह लें जी जी डिसिप्लिन में ट्रेनिंग, ताल में ट्रेनिंग, अच्छा अच्छा। और इंसानी जज्बों को समझने में सबसे बड़ी बात कि जी इंसानी जज्बों को, क्योंकि कॉल उनका सबसे बड़ा जो एक पैरामीटर है, यूनिवर्सल पैरामीटर इन एनी सिचुएशन नो जी जी मैटर हाँ। वेयर यू आर, वो पैरामीटर ये है कि जब भी जालिम और मजलूम का टकराव देखना तो हमेशा मजलूम के साथ खड़े होना। खड़े ये हो। इमाम हुसैन का वादा है। जी जी का वादा क्या मतलब, उनका हुक्म है हुक्म है। जी जी कि अगर तुम मेरे चाहने वाले हो तो हमेशा मजलूम के साथ रहो। रहो। जी हाँ वो तो सही तो बात है। ये चीजें जो हैं आपको मतलब दिल में उतर जाती है, उतर जाती है। और सही फिर है। आप जी अपने आसपास देखना शुरू करते हैं। जी मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि बहुत सारे मतलब मैंने बेगम अख्तर की परफॉर्मेंस में भी बोला है कि हाँ जी। कहा और मैं कि यहाँ पर वही बोलना चाह रही थी कि इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम का आपकी बातचीत का हम खत्म करें, आप ये दास्तान अख्तरी के कुछ शॉर्ट्स मुझे दे दीजिए, सुना अच्छा दीजिए। जी जी वो तो बिल्कुल सुनाऊंगा। तो जी जी उसमें जो है मैंने कुछ चीजें जो समाज के लिए बोलनी जरूरी है उसमें इंक्लूड की हैं, कि जी जी मतलब तवाइफों को बना दिया गया गया है। जी फैश, और उसके अलावा औरतों को भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस खास करके शादी के सिलसिले में झेलने पड़ते हैं। जी जी हाँ। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज जी करने आपने पड़ते कहा हैं। था। जी जी और प्लस उसके साथ ये भी है कि कोई मर्द सड़क पे अकेले चलते वक्त इस डर में नहीं होता है कब कौन आके जो है कुछ कर दे। जबकि कोई भी अकेली औरत कभी हाथ में चाबी लेके चलती है, कभी फोन लेके चलती है ना, कि जी जी हाँ। उसको ये कोई उसको किसी कहीं तरह ना का कहीं से सहारा या मुहाफिजत लगे। लगे।
तो बहरहाल तो वो एक कोशिश रहती है। हाँ। तो जिंदगी के तजुर्बात से ही चीजें आपने धीरे-धीरे बहुत सारी चीजें सीखी जी। हैं, तो अब मुझे आप दास्तान अख्तरी के कुछ चंद जो है हिस्से सुना दीजिए, बहुत अच्छे जी, थे तो जी। इतने सारे उनके तो किस्से हैं कि कहाँ-कहाँ वो किया जाए। लेकिन एक बार जब दो किस्से सुना देता हूँ आपको मैं, चलिए। जी जी। तो पहला तो ये है कि बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ उनका बहुत दोस्ताना ताल्लुक था। ना सिर्फ आर्टिस्ट, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हर हर माश के लोग, हर तबके के लोगों से उनका बहुत गहरा दोस्ताना था, रिश्ता था। जी जी। बल्कि यूं कह लें कि जिसने भी मौसीकी समझी, जिसने भी शायरी समझी, वो उनसे जुड़ा। जरा हाँ। तो जी हाँ। इन नामों में एक नाम जो है वो आमिर कज़िलबाश का है। हाँ। आमिर कज़िलबाश लखनऊ के एक शायर थे, छोटे जी। शायर थे, कोई बहुत ज्यादा उनकी शोहरत नहीं थी, और वो बेगम अख्तर के शुरुआती दिनों से उनके साथ थे। जी साथ में थे जी तो हाँ। एक बार जो है उन्होंने एक मतला सुनाया कि देखिए भाई ये हुआ है मतला, कैसा है। तो उनको मतला बहुत ही अच्छा लग गया बेगम अख्तर को। जी। तो वो कहने लगी कि बाकी पूरी गजल कहाँ है। कहने लगे अभी लिखेंगे, होते होते होगी। कहने लगे नहीं अभी चाहिए मुझे, अभी लिखो अभी लिखो अभी लिखो। जी जी। तो उन्होंने कहा कि अरे हम ऐसे कैसे कर लें अख्तर साहब, ऐसे मतलब कि वक्त लगता है, आमद होती है वगैरह वगैरह। कहने तुम्हें क्या चाहिए, सिगरेट चाहिए, कुछ और चाहिए, बताओ मैं वही मुहैया करती हूँ। मतलब धक्के दे के उन्होंने एक किनारे वाले कमरे में उनको बिठा दिया, बंद कर दिया बाहर से, और सिगरेट के डब्बे, पानी वगैरह सब रख दिया कि जब तक गजल पूरी नहीं होगी वापस नहीं निकलोगे। जी तो जी। किसी 2 घंटे बाद बहुत ही मिन्नतें करके वो 8 शेर लिखे उन्होंने और वो निकले। तो गजल पूरी हुई। एक तो ये, दूसरा ये कि अब वही शोहरत की बात की, जब उनका इंतकाल हो गया अहमदाबाद में, तो वहां से किसी तरह से नई दिल्ली आए। जी जी हाँ। फ्लाइट से उनका जनाजा लेके, उनकी मैयत लेके। अब दिल्ली से लखनऊ आने का कोई साधन नहीं मिल रहा था, हत्ता कि टारमैक पे ही उनकी लाश रखी थी हाँ। कवर में। तो वहां से एक चार्टर्ड प्लेन के पायलट का गुजर हुआ, जो एक प्लेन लेके आए थे और थोड़ी देर में उड़ने वाले थे, तो उनका रेस्ट का टाइम था। तो वहां से गुजरे, तो उन्होंने पूछा कि भाई किसकी मैयत है। तो पता चला बेगम अख्तर की। तो वो उन पर एकदम सदमा तारी हुआ और कहने लगे कि एक काम, तो क्या मसला है। उन्होंने चेहरा देखा और उसके बाद जो है पता ये चला कि ये पायलट साहब बेगम अख्तर से लखनऊ में मिले थे उनकी महफिल में, और इतने मुतासिर हुए थे कि उन्होंने आगे बढ़ के उनको ताजीम की, उनका हाथ चूमा, और उनको बेगम अख्तर उतनी ज्यादा मुतासिर हुई कि उन्होंने चिकनकारी का एक कुर्ता उन्हें तोहफे में दिया था पायलट को। ये वो था। ठीक है। तो देखिए कितनी हुस्न इत्तेफाक है ये। और फिर उसी पायलट ने बोला कि मैं ये चार्टर्ड प्लेन लेके कानपुर तक जा रहा हूँ अभी 1 घंटे में, तो मैं इनको ले चलूंगा, उसके बाद वहां से मैं कोई अरेंजमेंट करवा दूंगा। तो फिर उनकी मैयत वही पायलट साहब अपने चार्टर्ड प्लेन में लेकर कानपुर तक आए, और फिर वहीं से बस का इंतजाम हुआ और लखनऊ आए। और आगा शाहिद अली, उनकी एक बहुत बेहतरीन पोएम है उनके लिए, जी जी, मतलब रोंगटे खड़ी कर देती है। तो बहुत सारे किस्से हैं, मतलब कि मैंने आपको बताया ना कि शाम से सुबह हो सकती है जी हाँ। नहीं दास्तान अख्तरी लिखने का आपको ख्याल कैसे आया, ये बताइए आप। ये बहुत ही अहम सवाल है जी हाँ, क्योंकि अब तक के बेगम अख्तर को सुना था, बचपन से हम भी सुनते आए हैं, लेकिन कभी नहीं सुना था कि किसी ने उनके ऊपर दास्तान बनाई हो। तो आप ही पहले हैं नौजवान फनकार जिन्होंने दास्तान अख्तरी लिखी। तो आपको कैसा ख्याल है कि इन पर लिखना चाहिए? देखिए, पहली तो ये कि हमारे घर से करीब 3 किलोमीटर दूर उनकी मज़ार है लखनऊ। अच्छा, जी जी। और हमेशा उनके नगमे, उनकी ठुमरी, उनके दादरे, गजलें सुनते हुए आ रहे हैं जी। और उनकी आवाज़, ये कह लीजिए कि हमारा जो सिटी लैंडस्केप है या फिर मेमोरी स्केप है, उसका बहुत अहम हिस्सा है जी जी। बेगम अख्तर का। जी जी। तो अभी भी अगर दिल अफसुर्दा है तो जो है दिल की बात कही नहीं जाती, या फिर जो है मेरे हम नफस मेरे हम नवा, कोई ना कोई उनकी गजल एक सुकून मिलता है। लेकिन हुआ ये कि उनकी जो लाइफ की स्टोरी है वो मैंने बहुत बाद में पढ़ी, अभी 2-3 साल पहले। और उसके बाद युसरा जो हमारे साथ को परफॉर्मर हैं, उनके टैलेंट से मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। जी जी। ना सिर्फ टैलेंट, बल्कि जो उनका कमिटमेंट है अपने टैलेंट को लेकर। जी जी।
वो बहुत कम, बहुत रेयर है। बहुत मैं कम लोगों आपको में जी होता है। छोटा सा एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि अगर वो 2 दिन रियाज ना करे तो उसके अंदर जैसे बेचैनी होने लगती है। हाँ जी। वो एक दिन मतलब कि हमारे घर पे ही रुकी हुई थी, तो मैंने देखा कि वो ऐसे ऐसे परेशान टहल रही है। तो मैंने क्या हो बेटा, तो कहती है कि रियाज नहीं कर पाए हैं, 2 दिन हो गए। मैंने कहा क्या 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 उलझन है, क्या रुकावट है उसमें? तो जो रुकावट थी मैंने हटाई और जो है 1.5 घंटे जो है उसने बैठ के रियाज किया, उसके बाद मुतमईन एकदम हाँ। वो बेचैनी खत्म। तो बहरहाल जामिया की गलियों में, हम लोग जामिया नगर की गलियों में घूम रहे थे, 3-4 दोस्त थे, यूसरा भी थी, और वो सड़क पर जो है एक तरफ ट्रैफिक का साउंड, दिल्ली की ट्रैफिक पॉल्यूशन, और एक तरफ ये बच्ची क्या कहूँ, यूसरा जो है जो सड़क पे जो है चल रही है और फूल रही सरसों सकलबन। जी जी हाँ। वो जो है लगातार उसकी मशक किए जा रही है, मशक की जा रही फूल रही सरसों सरसों सकल सकल, इस तरह से वो सेट किए जा रही है। जी तो ये डेडिकेशन बहुत ज्यादा मुतासिर करने वाला था। जी जी जी। और एक जो मतलब साथियों के साथ में ही बैठ के जो है मैंने सुनी इनकी, दिल की बात कही नहीं जाती, चुप के रहना ठाना। वो बिल्कुल वही अंदाज, बिल्कुल वही हरकतें, बिल्कुल वही आवाज का टेक्सचर। तो मैंने कहा ये जो मतलब इत्तेफाक हुआ है मेरा इनसे मिलने का और इनका टैलेंट जानने का, ये किसी तरफ जाने का इशारा है जी। और इस जो शख्सियत जिस शख्सियत को मैं बहुत अच्छी तरह जान गया हूँ कि जिनकी अपनी जिंदगी में 1000 रुकावटें होते हुए भी अपनी मेहनत से उन्होंने अपने आप को इस मकाम पे पहुंचाया, बेगम अख्तर हाँ। तो ये चीजें जो है हमें करना है साथ करना चाहिए। और मैंने तो इस तरह से आपने दास्ताने अख्तरी, हाँ, तो उनकी स्टोरी और उनके गजलों, दादरों और ठुमरियों को एक तरह से पिरोया उनकी कहानी जी में। जी। और यूसरा से बहुत कहा अच्छे, कि बहुत खूब, बहुत खूब। तो कफील जो है, आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे, बताइए आप। आपने इतनी अच्छी बातें की, हमारे नाज़रीन आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या आपका पैगाम है उनके लिए। इस सवाल के जवाब दास्तान गोई के बारे में और जिंदगी के बारे में। अच्छा, रैपिड फायर राउंड तो मैं भूल ही गया आपको। हाँ जी हाँ, तो वो भी मैंने पूछना था। चलिए वो जल्दी से पूछ लेते हैं उसको। तो क्या है कामयाबी आपके लिए? मेरे लिए कामयाबी जी, मेरे लिए कामयाबी की जो चीज दिल को सुकून लाए। जी हाँ। शोहरत नहीं, जो चीज दिल को सुकून लाए। दास्तान कि हाँ कुछ जी, किया हमने। जी, दास्तान गोई के लिए एक लफ्ज। दास्तान गोई के लिए मजा 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 और सुकून। मजा और सुकून। हाँ। अच्छा, स्टेज और स्टूडियो? स्टेज। स्टेज है वो किरदार जो आप करना पसंद करेंगे। वो किरदार जो हम करना पसंद करेंगे। ओह, दास्तान में। दास्तान में ओह ये तो अच्छा 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 अच्छा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है देखिए। बहुत सारे हैं, जोश मलियाबादी, मजाज लखनवी। जी हाँ। और अरे मौलाना अबुल कलाम आजाद। वाह। अबुल कलाम आजाद एक ऐसे हिंदुस्तानी। हाँ हाँ। उनका मैं कभी कुछ उनका एक प्ले आया था जो उन्होंने टॉम ऑल्टर ने किया था। जी जी हाँ। और बाबा साहब की दास्तान मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट हाफ में बनाएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। और क्योंकि मुझे लगता है वो आज की जरूरत है। जी जी। बाबा साहेब के पीछे हर हिंदुस्तानी को उनको समझना चाहिए। मैं यहाँ पर पूछना चाहिए सिर्फ एक वो किरदार जो आप करना पसंद करेंगे, खास जो आपकी पसंद का हो बहुत ज्यादा। अब आपने तो बहुत सारे बता दिए, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए अच्छा ये बताइए। नाम नहीं है जी, वो मेरे दिमाग में है। अब वो बन रहे हैं किरदार अभी। अच्छा ये बताइए, शोहरत या मीरास, फेम और लेगेसी? लेगेसी माशाल्लाह। मोबाइल आजकल की जरूरत है या लत? जरूरत भी है और लत भी ज्यादातर, बल्कि यूं कहूं कि तिलिस्म है। जी हाँ, जादू है। वो तिलिस्म है। और मैं, अगर आप जो पैगाम की बात कर रही थी, मैं अपने आप को पहले तो इस तरह नहीं समझता, इस मुकाम पर नहीं समझता कि जहाँ पर मैं किसी को कोई एडवाइस नहीं जरूर आप दे सकते हैं, बिल्कुल हाँ। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से 2 चीजें समझ में आ रही हैं जी कि ये जो मोबाइल है ये हमें कहने का तो स्मार्टफोन है,
जी जी लेकिन हमें धीरे धीरे डम बना रहा है हाँ जी हाँ और हमारे अटेंशन स्पैन को कम कर रहा है। जी जी हाँ और इसका इस्तेमाल करके बहुत सारी ताकतें हमारे ऊपर राज कर रही हैं और हावी हम होती उन जा रही पर, हैं। हाँ, हम पर हावी होती जा रही हैं और हम उनको हावी होने दे रहे हैं, दे रहे हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से यही फोन हमारी दुनिया बन गया है। बन गया है। जी तो हाँ इसलिए मैं खुद भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस दुनिया से निकलकर असली दुनिया जो है, अपने आस पड़ोसियों की दुनिया, अपने नए दोस्तों की दुनिया, नए बिल्कुल अजनबियों की दुनिया, हाँ इन सब में जाऊं, किसी नए लोग, किन्हीं नए लोगों से मिलूं, उनसे हाल चाल लूं, बहुत खूब। उनके तबादला ख्याल समझूं, जी जी तबादला बहुत ख्याल खूब। करूं, हाँ उनके दुख दर्द सुख दुख समझूं। तो नहीं उससे जो रिश्ता बनता है जी जी हाँ वो ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा है, और वो मोबाइल से इंसान को ज्यादा। बनाता है। जी बिल्कुल सही है तो कहा वो आपने। करना ये जरूरी लोग आज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए हैं, जी सिर्फ मोबाइल से जुड़े हुए हैं। जी आमने सामने बैठे रहते तो बात नहीं करते, मोबाइल से जी जो है मैं ये मैसेजेस के जरिए बात करते हैं। जी मैं ये जी मजाका के इस अंदाज में कहता हूँ कि हम लोग जब हम्म बड़े हो रहे थे तो हमारे वालिदैन कहते थे कि जो है टीवी से हटो, हम्म टीवी में चिपके हुए हो, बिल्कुल। लेकिन अब हमें अपने वालिदैन को या फिर हमें खुद को बोलना पड़ता है कि क्या मोबाइल में आप लोग एकदम जो है चिपके हुए एकदम, क्योंकि जी लेकिन अब ये देखिए कि हम अपने वालिदैन को उतना वक्त भी तो दें हाँ हाँ कि उनको, बच्चों को, अब शर्मिंदगी थोड़ी होती है, अफसोस जी भी होता है कि हम जी यहाँ रहते हैं, हमारे माँ बाप लखनऊ में रहते हैं, कोशिश करते हैं कि वो यहाँ आ जाए, लेकिन जहाँ पे जिसका जम गया है, जिसने वो अपनी वहीं जड़ें पर जमा रहना ली हैं, पसंद करते हैं। वो बहुत अच्छा शेर है मार्ग बाल का कि हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, जी तुम जी हाँ परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। जा सकते हैं। माशाल्लाह तो बहुत खूब बहुत खूब। बहुत तो बेहतरीन शेर है। कफील आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी मसरूफियात के बावजूद यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन को बहुत ही कारआमद बातें दास्तान गोई के ताल्लुक से और बहुत सी चीज़ों के बारे में जो आजकल के ज़माने में अहम है बताई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत महजूज हूँ ममनून, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने देखा, आपने सुना, ये थे हमारे आज के मोअज़्ज़िज़ मेहमान मारूफ दास्तान गो जनाब कफ़ील जाफ़री साहब। कफ़ील जाफ़री साहब ने अपनी मेहनत और लगन से उर्दू की पुरानी रिवायत को ज़िंदा करके एक काबिल तारीफ़ कारनामा सर अंजाम दिया है। ये दास्तान गोई की रिवायत जो बहुत ही पुरानी हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, अब इसमें आशिकान उर्दू फिर से दिलचस्पी ले रहे हैं। न सिर्फ उर्दूदां बल्कि गैर उर्दूदां भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं और ये उर्दू अदब और सकाफ़त के लिए एक बहुत ही अहम बात है। हम सबको जनाब कफ़ील जाफ़री साहब का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उन्होंने उर्दू की दास्तान गोई की रिवायत को असर नौ ज़िंदा करके उर्दू अदब, सकाफ़त और तहज़ीब के फ़रोग़ के लिए बहुत ही बेहतरीन कारनामा सर अंजाम दिया है। और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि हमें यकीन है कि जनाब कफ़ील जाफ़री साहब इस फ़न के ज़रिए आलमगीर शोहरत पा सकेंगे। हमारी नेक ख्वाहिशात जनाब कफ़ील के साथ है। आइंदा हम फिर मिलेंगे चंद और नई बातों और शख्सियतों के साथ। तब तक के लिए सबिया ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए और अपनी ज़ात से दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।